तुझको लगता है कि हम रिश्ते की दुहाई देंगे? हम वो हैं जो तेरे चेहरे से दिखाई देंगे और हमको महसूस किया जाए खुशबू की तरह। हमको महसूस किया जाए खुशबू की तरह। हम कोई शोर नहीं है जो सुनाई देंगे और फैसला लिखा रखा है हमारे खिलाफ। फैसला लिखा रखा है हमारे खिलाफ। आप क्या खाक अदालत में सफाई देंगे? दोस्तों, आज का वीडियो दो तरह के युवाओं के लिए है। पहले वो जो एक बहुत बड़े भ्रम में है, उन्हें ये लगता है कि मेरी वाली सबसे अलग है, मतलब समाज मेरे विरुद्ध जा सकता है, मेरा परिवार मेरे अगेंस्ट हो सकता है, पर ये जो लड़की है जो खास है वो अंतिम सांस तक मेरा साथ निभाएगी। और वो इसी भ्रम में जी रहे हैं और अपने रिश्ते को शिद्दत से निभा रहे हैं। दूसरे वो जिन्होंने अपना समर्पण के साथ उस रिश्ते में 100% दिया, इस उम्मीद से कि इसी लड़की से मेरी शादी हो गई, उसे अपना हमेशा टॉप मोस्ट प्रायोरिटी पे रखा। 4 साल, 5 साल, 10 साल, 12 साल, कुछ रिश्तों को 15 साल भी हो गया, लेकिन अब या तो उन लड़कियों की शादी हो चुकी है या होने वाली है। और ये वो लड़के हैं जो खुद को ठगा सा महसूस कर रहे हैं और नहीं समझ पा रहे हैं कि खुद को कैसे संभालें। मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूं कि हमारे दो व्यूअर्स की ये सच्ची कहानी दिव्य मार्गदर्शन की तरह युवाओं को प्रेरित करने के लिए ईश्वर प्रयोग करे। इस कहानी को सुनाने से पहले मैं एक सवाल का जवाब देना चाहूंगी। हमारी एक फीमेल व्यूअर हैं, उन्होंने कहा कि दीदी, मैंने ये नोटिस किया है कि आप रिलेशनशिप की जब बात आती है तो लड़कों के फेवर में बोलती हो, ऐसा क्यों? और उसका जवाब ये है कि आप ये नोटिस करें कि बात जब नौकरी की आती है, पैसे की आती है या घर की जिम्मेदारी की आती है, इन सब चीजों को पूरा करना लड़कों की मजबूरी है, लड़कों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पर वहीं जब बात लड़की की हो तो लड़की के लिए कोई उसकी मजबूरी नहीं है। जॉब करना, पैसा कमाना लड़की की चॉइस हो सकती है। एक बड़ा आंकड़ा भी देखें तो आप ये देखें कि अगर कोई लड़की ये मना कर दे कि उसे जॉब नहीं करनी है तो भी उसकी शादी हो जाएगी एक ऐसे लड़के से जिसके पास अच्छी जॉब है। पर जहां एक लड़का कमा नहीं रहा है, उसके पास करियर नहीं है, उसकी शादी भी नहीं होगी। ये एक बहुत बड़ा अंतर है। और अगर मैं भारतीय कानून की बात करूं तो भारतीय कानून में अगर एक लड़का लड़की समर्पण के साथ एक रिश्ते को निभा रहे हैं और उनके रिश्ते को 4-5 साल हो गए, अब वो लड़का किसी भी कारण से बैक स्टेप होता है और शादी से मना करता है तो लड़की चाहे तो उस पर तमाम तरह के मुकदमे लगा देती है, शोषण का, बलात्कार का, किडनैपिंग का, ये करके कि मुझे दिग्भ्रमित किया और मुझे शादी का वादा किया, मेरे साथ फ्रॉड किया, और कानून उसके खिलाफ कार्रवाई करता है। पर अफसोस, कितने लड़के इस तरह के मुकदमे दायर कर पाए हैं जो ये कह पाए कि मेरे बेशकीमती 7 साल, 8 साल, 10 साल इस लड़की ने खराब किए, मुझे शादी का झांसा दिया और अब वो बैक स्टेप हो रही है। ना के बराबर। और सबसे इंपॉर्टेंट, जब लड़कियों का ब्रेकअप होता है तो वो अपने आप को 4 दीवारी में कैद करके अपने कमरे में फूट के रो सकती हैं। पर दुर्भाग्य यह है कि हमारा समाज और हमारा परिवार लड़कों को इसकी भी अनुमति नहीं देता है। लड़के रोते बिलखते, आंसू छुपाते हुए कोई कोना खोपचा ढूंढते हैं जहां कोई रोता हुआ ना देख ले। ये एक बहुत बड़ा अंतर है। अब हम बात करते हैं कहानी की। यहां पर हमारे दो व्यूअर्स हैं, उन दोनों की जो 1-on-1 सेशन में जो काउंसलिंग थी उसमें दोनों का सवाल ये था कि मेरी गर्लफ्रेंड की शादी हो चुकी है और अब 2-2.5 महीने बाद वो वापस आई है, कॉल कर रही है, वो बात करना चाहती है, तो क्या मुझे बात करना चाहिए या नहीं? इसका जवाब हम बाद में देखेंगे, लेकिन सबसे पहले हम कहानी सुनते हैं। हमारे जो पहले व्यूअर हैं वो राजस्थान से हैं। उनके पिता की जब वो उनकी छोटी उम्र थी उसमें ही देहांत हो गया था। वो अपने परिवार में बड़े थे, 2 बहनों की जिम्मेदारी थी और समर्पण के साथ वो पढ़ाई कर रहे थे। अच्छा, उनका जॉब लग चुका था और वो कॉन्फिडेंट थे कि इसी लड़की से शादी होगी। लेकिन एक और अच्छा बेहतर विकल्प मिलने के बाद उस रिश्ते को 8 साल हो चुके थे, फिर भी वो लड़की बैक स्टेप हो गई और रीजन दे दिया कि पापा नहीं माने। उसके बाद हमारे वो व्यूअर बताते हैं कि मैं ठगा सा रह गया। उसके बाद देखते देखते उसकी एंगेजमेंट हो गई,
शादी जिस दिन थी मैं घबराया हुआ था, मैंने कभी ड्रिंक नहीं की थी और मेरे दोस्त ये कह रहे थे कि उस रात तुम्हारे लिए वो रात निकालनी बहुत मुश्किल होगी, जब तुम्हारी गर्लफ्रेंड की शादी होगी तो तुम हमारे पास आ जाना। उन्होंने बोला कि मैम ईमानदारी की बात मैं ये बताना चाहूंगा कि आज मेरे पिता अगर जिंदा होते तो शायद मैं जरूर जाता अपने दोस्तों के साथ और मैं ड्रिंक करता। पर मुझे ये लगने लगा कि टेम्परेरी बेस पर अगर मुझे ये हीलिंग मिल भी गई इस नशे से और कहीं मुझे आदत लग गई तो वो लड़की तो मिली नहीं है, साथ ही साथ मेरे ऊपर 2 बहनों की जिम्मेदारी है, तो फिर वो कौन पूरी करेगा। बोले कि मैं इतना घबराया हुआ था, मेरे अंदर मतलब मेरी मेरी आत्मा कांप रही थी, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि जाऊं तो जाऊं कहां, मुझे कहां सुकून मिलेगा। फिर अचानक मुझे याद आया कि जहां हम लोग रहते हैं उसी परिसर में एक छोटा सा मंदिर है जो हमेशा खुला रहता है। बोले कि अंदर से मुझे प्रेरणा मिली कि मुझे वहां जाना चाहिए। मैं वहां पहुंचा और पूरी रात मैं फूट फूट के रोता रहा। बोले कि उन्होंने बताया कि उस परिसर में छोटी छोटी मूर्तियां हैं और मेन जो उसका जो खुला वाला एरिया है वहां पर एक शिव जी का शिवलिंग है और एक नंदी की वहां पर वो स्टैचू है। बोले कि मैं उस शिवलिंग को पकड़ के मैं रात भर रोता रहा, मैं घबराया हुआ था। लेकिन जैसे तैसे वो रात निकली और वो बोले कि मेरा दिन तो निकल जाता था क्योंकि मेरे पास जिम्मेदारी थी, मुझे काम भी करना था, लेकिन जब रात आती थी तो मुझे एंजाइटी होती थी क्योंकि मुझे वो याद आता था कि अब वो अपने ससुराल में होगी, अपने हस्बैंड के पास होगी और वो चीज मुझे सोने नहीं देती थी और मैं घबरा के उठता था। बोले फिर मुझे यही एक दिमाग में आता था कि मुझे सीधे जाके मंदिर जाना है। बोले कभी मैं 12 बजे कभी 2:30 बजे सीधे भागकर मैं उसी मंदिर में जाता था और फिर जब तक मुझे अंदर से जब तक मुझे रोना आ रहा है मैं फूट फूट के वहीं रोता था और फिर उसके बाद में घर आता था। बोले कि ऐसे करते करते तकरीबन 1.5-2 महीना निकला, लेकिन उस लड़की की कोई खैर खबर नहीं थी, मैंने भी अपनी तरफ से कोई मैसेज नहीं किया। बोले कि अब तकरीबन 2.5 महीने के बाद उस लड़की का कॉल आया है। कॉल आने से पहले मैंने आपके कुछ वीडियोस देखे थे तो मैं असमंजस में था कि मुझे बात करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मैंने अब पहले से अपने आप को हील कर लिया है, मैं बेहतर पोजीशन में हूं। पर मैं ये जानना चाहता हूं क्या बात करनी चाहिए, ये उनका सवाल था। अब अगर हम अपने दूसरे व्यूअर की कहानी सुने तो उन्होंने बताया उनके भी रिश्ते को 8 साल हो चुका था और वो आश्वस्त थे कि शादी यही होनी है। हमारे जो व्यूअर हैं उनके परिवार में सबको पता था, सब लोग उनको भाभी कह के एड्रेस करते थे, उनके भाई बहन उनके माता पिता उन्हें बहू के रूप में देखते थे। पर लड़की के पास एक और कोई बेहतर विकल्प आने के बाद जब उसके घर में शादी की बात चल रही थी तब उसने अपने परिवार में अपने माता पिता से बोला कि वो ऐसे से ऑलरेडी एक लड़के को जानती है, शादी करना चाहती है। उन्होंने क्लियर कहा कि हम तुम्हें भी मार देंगे, जहर खिला देंगे और खुद भी खा लेंगे, लेकिन हम वहां शादी नहीं करेंगे। हमारी जो व्यूअर हैं उनके माता पिता भी गए शादी की बात करने, लेकिन पेरेंट्स नहीं माने। उसके बाद उस लड़की ने अपने आप को पूरी तरह से आइसोलेट कर लिया, डिस्कनेक्ट कर लिया। बोले कि मेरे पेरेंट्स जब बात करने के गए थे उसके बाद उसने कोई बात नहीं की। मैं जब कॉल करता तो फोन स्विच ऑफ आता, मेरे पास कोई और ऐसा व्यक्ति नहीं था जो हम दोनों के बीच में कोई कॉमन होता जो उस तक मेरा मैसेज पहुंचाता। सोशल मीडिया वो जो अकाउंट था उस पर वो ऑनलाइन आ नहीं रही थी। बहरहाल उसके बाद रोका हुआ, एंगेजमेंट हुई और कोई एक अंकल थे उनके माध्यम से ये पता चला कि उसकी शादी भी है। जब मुझे शादी की डेट पता चली तो वो मेरे लिए एक जीने मरने वाली स्थिति थी। बोला कि मैम मैं ड्रिंक करता था, मैं बियर पीता था, लेकिन जब मुझे वो डेट पता चली कि उस लड़की की डेट इस तारीख को है, वेडिंग उसकी इस तारीख को है, बोले कि मेरा चैन सुकून सब कुछ हराम हो रखा था। उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि दिन तो मैं कैसे भी निकाल लूंगा, लेकिन रात में अपना ड्रिंक लेके ही मैं करूंगा। बोले कि मैं अंधाधुंध शराब पीने लगा सिर्फ इस उम्मीद से कि बस ये रात मेरी कैसे भी कटे और मुझे वो याद ना आए कि वो अपने ससुराल में है या वो अपने हस्बैंड के पास है। बोले कि दिन में मैं अपने आप को काम में व्यस्त रखता था, रात को मैं इस तरह से नशे में रहता था। बोले कि इस बात को करते करते तकरीबन 15 दिन बीत चुके थे और एक दिन अचानक रात को 2-2:30 बजे मेरी नशे की हालत में था, मैं नींद में था, अचानक से मेरी नींद खुली और मेरे भीतर से एक आवाज आई कि ये तू क्या कर रहा है और किस रास्ते पे जा रहा है। मुझे लगा कि मेरे भीतर किसी ने ये कहा है कि
उसने तो अपना एक समझदारी वाला निर्णय ले लिया और वो आगे निकल गई। उसने अपने माता पिता की बात मान ली, तो उससे पूरी तरह से कांटेक्ट तोड़ दिया। पर अब ये तू क्या कर रहा है? बोले कि उस दिन मैंने ये संकल्प लिया कि अब मैं इसे कंटिन्यू नहीं करूंगा। बोले कि मेरा जो अपना बिजनेस है वो मैं अपने और जो स्टाफ मेंबर्स हैं उनके भरोसे छोड़कर मैंने कहा कि मैं 1 वीक के लिए बाहर जाना चाहता हूं। मैं सीधे वृंदावन धाम आया और वहां मैंने राधा नाम की महिमा को जाना। बोले उसके बाद मैं संकल्पबद्ध था कि मैं अपने दिन की शुरुआत राधा जाप से करूंगा। मैंने जाप शुरू किया और उसके बाद मैंने ये अपना चींटियों को दाना डालना, मछलियों को दाना डालना और गौ सेवा करना मैंने स्टार्ट किया। और उन्होंने बताया कि मैम मैंने कुछ पैसे सेव कर रखे थे ये सोचकर कि जब उस लड़की से मेरी शादी होगी तब मैं उसके ऊपर खर्च करूंगा। तभी मुझे किसी ने बताया कि 2 गरीब लड़कियों की जिनके पेरेंट्स नहीं है उनकी शादी होनी है और उसमें कोई सहयोग की जरूरत थी। तो वो सारी जो सेविंग थी वो मैंने उन लड़कियों को दे दी और उस दिन मुझे एक असीम संतुष्टि की अनुभूति हुई। जब मैं सेवा भाव से जुड़ गया, जब मैं सत्संग सुन रहा था, मैं जाप कर रहा था और गौ सेवा कर रहा था, तो भीतर से एक फुलफिलमेंट वाला मुझे फील आ रहा था और मुझे लग रहा था कि हाँ मैं एक सही ट्रैक पे हूं। और उसके बाद अब जब सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, अब उस लड़की का कॉल आया है। मैं असमंजस में हूं कि मुझे बात करनी चाहिए कि नहीं। तो मुझे लगा कि मुझे ये आपसे शेयर करना चाहिए अपनी कहानी भी, और अब मुझे ये वैल्यूएबल एडवाइस चाहिए कि करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए बात। यहां मैं हर उस युवा को बताना चाहूंगी कि जो आपको रोता हुआ छोड़ के गया है, उसके बाद उसे आप मरा मान लें, उसके प्रति घृणा का भाव ना रखें, उसे बद्दुआ ना दें। आप ये माने कि अगर आपकी नेक नियत है, आपने समर्पण के साथ प्रेम किया और अगर वो नहीं मिला तो प्रेम लौटकर आता जरूर है और आपको वो मिलेगा जो नियति ने आपके लिए निर्धारित कर रखा है। अगर आपको वो नहीं मिला जो आप चाहते थे, तो विश्वास करें कि आपको वो मिलेगा जो एक्चुअल में आपके इस प्रेम को डिजर्व करता है। अब बात अगर लड़कियों की बताऊं, तो लड़कियों के दिमाग में ये चीज होता है कि स्मार्ट तरीके से वो ये डिसीजन तो ले लेती हैं, पर अपने पति में भी वो प्रेमी ढूंढती हैं, वो लॉयल प्रेमी जो 8 साल से समर्पित होकर उन्हें प्रेम कर रहा था। अब वो उसको लैक करती हैं, उस फीलिंग को। अब उन्हें दोनों हाथ में लड्डू चाहिए। तो सिक्योरिटी तो पति के साथ मिल गई, अब वो कॉल करके अपनी उस फील को फुलफिल करना चाहती हैं। लेकिन यहां ये याद रखना है कि आपका अब उनके ऊपर कोई हक अधिकार नहीं है। वो जब चाहेंगी आपको ब्लॉक कर देंगी, जब चाहेंगे आपके नंबर को डिलीट कर देंगी, और वो भली प्रकार से जानती हैं कि आप इतने अच्छे हैं कि आप उन्हें किसी भी तरीके से हार्म नहीं करेंगे। तो अब समझदारी इसमें है कि इस बात को समझ लें कि बलिहारी जाओ उस प्रेम पर जो आपको नहीं मिला, पर वो ईश्वर से मिला गया। बलिहारी जाओ उस प्रेम पर जो आपको छोड़ गया और ईश्वर को आपसे मिला गया। आपको भगवान भरोसे छोड़ गया, तो भगवान भरोसे जिसने छोड़ा है उसने आपको सत्य से रूबरू कराया है। तो उसके लिए आभारी रहें, लेकिन उनसे ये कहें कि अब आपका रास्ता आप जाने, मेरा रास्ता मैं। उन्हें ब्लॉक करें, उनका नंबर डिलीट करें, क्योंकि आपने अब आपने आपको हील कर लिया है। फिर अगर उसी लूप में आप फंस गए तो कभी भी अचानक ये हो सकता है कि आई एम सॉरी, मैं तुमसे बात नहीं कर सकती, और फिर आप वो जो सांप सीढ़ी का गेम होता है कि 98 पे आप पहुंच गए, 1 सेकंड लगेगा, आपकी गोटी ऐसी घूमेगी, फिर आप 3 पे पहुंच जाएंगे। और उसका कहीं कोई समझदारी वाली बात नहीं है। और जो लड़के सीरियस कमिटेड रिलेशनशिप में हैं, वो इस बात को भली प्रकार से समझ लें कि अगर आपके पास एक अच्छा करियर है, आपके पास पैसा है, तभी आपको इज्जत मिलेगी, तभी आपको आपका प्रेम मिलेगा और अपनी बात कहने का अधिकार। विचार करें और अपने जीवन में सबसे पहली प्राथमिकता ईश्वर को बनाएं, अपने साथ रिश्ता प्रगाढ़ करें और करियर पर फोकस करें। और उसके बाद जो मिलना होगा वो मिलेगा, नहीं मिलना होगा तो उसके लिए तैयार रहें। बहुत बहुत आभार। नमस्कार। जय श्री राम।